जय हिंद साथियों, फिर से आप सभी साथियों का एक बार अपने चैनल फार्मेसी स्टडी अड्डा पर स्वागत है। साथियों, जैसा कि साथियों अभी तक हम लोगों ने पढ़ रखा है कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। उसके बाद हमने पढ़ा कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म क्या होता है, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा ग्लाइकोलिसिस ग्लाइकोलिसिस टीसीए, जिसे हम लोग कहते हैं करेब साइकिल भी कहते हैं। टीसीए का मतलब होता है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, इसे सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। फिर हमने पढ़ा ग्लूकोनियोजेनेसिस। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा एचएमपी हेक्सोज मोनोफास्फेट पाथवे, और फिर हम लोगों ने ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म पढ़ा। उसके बाद पढ़ा रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो आज साथियों हम लोग पढ़ेंगे डिजीज रिलेटेड टू एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। आज जो हम लोगों का टॉपिक है साथियों वो है डिजीजेज रिलेटेड टू एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक, यानी ऐसे डिजीज के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, ऐसे डिजीज के बारे में जो कि हमारे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में क्या डिस्टरबेंस हो जाने के कारण या थोड़ा बहुत अल्टरेशन हो जाने के कारण प्रोड्यूज होते हैं या उत्पन्न होती हैं। आज हम लोग ऐसे रोगों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो साथियों जब हम मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट पढ़ा रहे थे तो हमने बताया था कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म जो है कोई सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं होता, बल्कि ये क्या है, एक मल्टी स्टेप रिएक्शंस होते हैं, जिसमें बहुत सारी कैटालिटिक एंजाइम्स जो है इन्वॉल्व होती हैं, जिनमें बहुत सारे एंजाइम लिंक्ड रिएक्शन चलते रहते हैं। तो क्या होता है, इनमें चांस जो होता है मेटाबॉलिज्म में एबनॉर्मलिटी होने का वो ज़्यादा होता है, क्योंकि जितने ज़्यादा रिएक्शन होंगे उतने ज़्यादा चांस होता है कि कहीं भी किसी पॉइंट पे कोई एंजाइम प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा तो पूरा मेटाबॉलिज्म हमारा कार्बोहाइड्रेट का क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आप ग्लाइकोलिसिस का एग्जांपल लीजिए, तो उसमें जो पहला स्टेप होता है वो होता है ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट का बनना, जो कि किस एंजाइम की उपस्थिति में होता है। वहाँ एंजाइम जो होता है साथियों वो होता है एंजाइम हेक्सोकाइनेज। ठीक है, अब क्या हो जाए कि हेक्सोकाइनेज एंजाइम जो है उसके फंक्शन में अल्टरेशन हो जाए, यानी हेक्सोकाइनेज एंजाइम जो है वो प्रॉपर फंक्शन ना कर पाए, तो क्या होगा, अब हमारा ग्लूकोज जो है ग्लूकोज 6 फास्फेट में नहीं कन्वर्ट हो पाएगा। अब जब ग्लूकोज 6 फास्फेट नहीं बनेगा तो आगे की प्रक्रियाएं जो है हमारे ग्लाइकोलिसिस की वो नहीं हो पाएंगी। तो इस प्रकार से हमें क्या हो जाएगा, डिफेक्ट यानी डिजीज हो जाएगी एक प्रकार से। ठीक है, तो वही आज हम लोग पढ़ेंगे। तो देखते हैं क्या है कि द कार्बोहाइड्रेट्स मेटाबॉलिज्म इन्वॉल्व्स डिफरेंट एंजाइमेटिक पाथवे। जो हमारा कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म है साथियों वो क्या करता है, इन्वॉल्व करता है बहुत सारे एंजाइमेटिक पाथवेज को। द डिसऑर्डर्स अफेक्टिंग दीज पाथवे प्रोड्यूसेस माइल्ड सीवियर आर लाइफ थ्रेटनिंग सिम्टम। अब जो ये डिसऑर्डर हो गए जो हमारे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पाथवे में डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, वो क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं क्या, माइल्ड माने हल्का फुल्का अल्टरेशन, हल्का फुल्का डिजीज प्रोड्यूस कर दें, सीवियर थोड़ा घातक यानी थोड़ा ज़्यादा घातक डिजीज प्रोड्यूस कर दें, या फिर कभी कभी ये भी होता है कि जान जाने की भी संभावना इन कंडीशन में हो जाती है। ठीक है, जान जाने की मतलब लाइफ थ्रेटनिंग सिम्टम्स भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। लाइफ थ्रेटनिंग का मतलब होता है जानलेवा। ठीक है, इसमें लाइफ को बचाना मुश्किल होने लगता है। ठीक है, ऐसे कंडीशन भी हमारे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में एबनॉर्मलिटी होने के कारण उत्पन्न हो सकते हैं। तो आज साथियों हम लोग देखते हैं क्या है, द डिसऑर्डर रिलेटेड टू कार्बोहाइड्रेट्स मेटाबॉलिज्म आर। कौन कौन से ऐसे डिसऑर्डर हैं जो हमारे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड होते हैं, उनको हम देखते हैं। तो पहला है जो है साथियों वो हमारा डायबिटीज मेलाइटस, जिसे हम लोग अपने आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि शुगर हो गया। जैसे गांव में लोग जब क्या होता है किसी को डायबिटीज मेलाइटस हो जाता है तो लोग उसे डायबिटीज नहीं कहते या डायबिटीज मेलाइटस नहीं कहते, बल्कि कहते हैं कि इनको शुगर हो गया है। शुगर हो जाना मतलब होता है ब्लड ग्लूकोज लेवल का बढ़ जाना, जिसे हम अपने एजुकेशनल लैंग्वेज में कहें तो उसे कहते हैं डायबिटीज मेलाइटस हो गया है, यानी डीएम हो गया। ठीक, गैलेक्टोसेमिया, ये क्या है, गैलेक्टोसेमिया वो कंडीशन है जिसमें कि क्या होता है, हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल की जगह हमारे ब्लड में गैलेक्टोज की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, गैलेक्टोज का जो
ब्रेकडाउन होता है साथियों, गैलेक्टोज का कन्वर्जन हमारे ग्लूकोज में नहीं हो पाता है, ठीक है। इसलिए हमारा गैलेक्टोज का कंसंट्रेशन जो है साथियों वो हमारे ब्लड में बढ़ जाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं गैलेक्टोसीमिया। आगे हम इसे डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। फ्रक्टोज डिसऑर्डर, ये क्या है, हमारे फ्रक्टोज मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड डिसऑर्डर है। और चौथा जो हमें पढ़ना है साथियों वो है ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज, जिसे हम लोग शॉर्ट में कहते हैं G6PD डिफिशियंसी, ठीक। ये G6PD क्या होता है, ये एक एंजाइम होता है साथियों जो कि हमारे मेथ हीमोग्लोबिन को कन्वर्ट करता है नॉर्मल हीमोग्लोबिन में। मेथ हीमोग्लोबिन क्या होता है, ये हमारा प्री मेच्योर हीमोग्लोबिन होता है साथियों, जो कि कन्वर्ट होता है जब मेच्योर हीमोग्लोबिन में, तभी हमारा हीमोग्लोबिन जो है वो एक्ट करता है एज ए ऑक्सीजन कैरियर फ्रॉम लंग्स टू बॉडी टिश्यू, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि आज जो हमें पढ़ना डिटेल में, आज हम लोग एक डिजीज पढ़ेंगे, पहली डिजीज जिसे हम लोग कहते हैं डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस, तो डायबिटीज मेलाइटस को साथियों हम कॉमन भाषा में जो कहते हैं वो कहते हैं शुगर हो गया, ठीक है। शुगर क्या है, डायबिटीज मेलाइटस क्या होता है। डायबिटीज मेलाइटस साथियों वो कंडीशन होती है जब हमारे बॉडी में जो है ब्लड में शुगर का लेवल यानी ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाता है। क्योंकि ग्लूकोज का लेवल हमारे ब्लड में क्यों इंक्रीज होता है साथियों, क्योंकि या तो हमारा इंसुलिन प्रॉपर प्रोड्यूज नहीं होता, या फिर हमारा जो इंसुलिन प्रोड्यूज होता है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाता, ठीक है। तो इन दोनों कंडीशंस के कारण ही हमारा डायबिटीज मेलाइटस होता है। तो हम लोग देखते हैं अकॉर्डिंग टू WHO, जो WHO है उसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डायबिटीज मेलाइटस को कैसे डिफाइन किया है वो हम लोग देखेंगे, क्योंकि जो भी स्टैंडर्ड डिफिनीसन होता है साथियों वो हमारा WHO का डिफिनीसन ही एक स्टैंडर्ड डिफिनीसन माना जाता है, ठीक है। तो हमें WHO के अकॉर्डिंग डिफिनीसन लिखना चाहिए। यदि आपको ये याद नहीं होगा तो आप मैं आगे अपने लैंग्वेज में बताऊंगा जो कि बहुत सिंपल होगा, उसको भी आप लिख देंगे तो नंबर कटेंगे नहीं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू WHO द डायबिटीज मेलाइटस इज डिफाइंड एज, जो डायबिटीज मेलाइटस है साथियों वो डिफाइन किया जाता है अकॉर्डिंग टू WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार डायबिटीज मेलाइटस को डिफाइन किया जाता है कैसे, ए मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ऑफ मल्टीपल इटियोलॉजी कैरेक्टराइज्ड बाय क्रोनिक हाइपरग्लाइसेमिया। कह रहा है कि जो डायबिटीज मेलाइटस है वो एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, डिजीज नहीं है, डिसऑर्डर है, ठीक है। ये कोई बाहरी कारक से नहीं काज हुआ है, ये हमारे इंटरनल कारक से, हमारे इंटरनल बॉडी के प्रॉपर फंक्शन ना करने के कारण ही काज होता है, तो उसे हम डिसऑर्डर्स कहते हैं। डिसऑर्डर ऑफ मल्टीपल इटियोलॉजी, बहुत सारे कारक हैं इसके, जो काज होने के हैं बहुत सारे कारक हो सकते हैं, जैसे हमारा इंसुलिन का प्रॉपर ना बनना, बीटा सेल का डिस्ट्रॉय हो जाना, फिर जो हमारा इंसुलिन रिसेप्टर है उसका प्रॉपर ना रहना, उसमें अल्टरेशन हो जाना, ये सब कारण है। तो कह रहा है मल्टीपल इटियोलॉजी बहुत सारे कारकों के साथ कैरेक्टराइज्ड बाई, जो कि कैरेक्टराइज्ड होता है, जो कि प्रदर्शित होता है किस फॉर्म में, हाइपरग्लाइसेमिया। हाइपरग्लाइसेमिया का मतलब होता है, हाइपर माने होता है इंक्रीज्ड और ग्लाइसेमिया मीन्स होता है ग्लूकोज, यानी हाइपरग्लाइसेमिया मतलब हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है इस कंडीशन में। विथ माने के साथ डिस्टर्बेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट फैट एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। ये कंडीशन कब होता है, जब हमारा कार्बोहाइड्रेट फैट और प्रोटीन का जो मेटाबॉलिज्म होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, यानी प्रॉपरली नहीं हो पाता, तभी ये कंडीशन हमारा क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। रिजल्टिंग फ्रॉम डिफेक्ट इन इंसुलिन सिक्रीशन। देखिए आ गया पॉइंट इंसुलिन सिक्रीशन। अब क्या इंसुलिन सिक्रीशन जो है हमारे पैंक्रियाज के आइलिड्स ऑफ लैंगरहैंस के बीटा सेल से होता है, ठीक है। अब जब हमारा बीटा सेल प्रॉपर नहीं फंक्शन कर पाएगा और प्रोड्यूस ही नहीं कर पाएगा इंसुलिन, तो उसका सिक्रीशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब इंसुलिन का सिक्रीशन कम हो जाएगा तो हमारा इंसुलिन काम क्या करता था, ब्लड ग्लूकोज लेवल को हमारे टिश्यूज में यानी फैट सेल में, मसल सेल में या फिर RBC या लीवर में क्या करता था, एज ए ग्लाइकोजन स्टोर करवाता था। तो अब वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर नहीं करा पाएगा, तो इसलिए फ्री ग्लूकोज हमारे ब्लड में बढ़ जाएगा, ठीक है। इंसुलिन एक्शन आर बोथ, या फिर इंसुलिन का एक्शन डिफेक्टिव हो जाए या फिर दोनों कंडीशन हो जाए। और जब दोनों कंडीशन हो जाते हैं कि इंसुलिन का सिक्रीशन भी कम हो रहा है और इंसुलिन का एक्शन जो है वो डिफेक्टिव है, तो ये कंडीशन बहुत ही घातक होती है, ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन बन सकती है, ठीक है। और इसे अपने लैंग्वेज में कैसे डिफाइन करें, तो द कंडीशन ऑफ इंक्रीज्ड ब्लड ग्लूकोज लेवल, वह अवस्था जिसमें हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, किसके लिए, फॉर ए लॉन्ग टाइम, कुछ
लंबे समय के लिए, तो क्या होता है, किसके कारण बढ़ता है, ड्यू टू डिफेक्ट इन इंसुलिन सिक्रीशन, इंसुलिन में के सिक्रीशन में डिफेक्ट हो जाए या इंसुलिन के एक्शन में या फिर बोथ में, दोनों कंडीशन उत्पन्न हो जाए, उसे हम लोग कहते हैं डायबिटीज मेलाइटस। ठीक, तो अब हम लोग टाइप देखते हैं साथियों। टाइप क्या है डायबिटीज मेलाइटस का? तो जो क्लासिफिकेशन होता है साथियों, टाइप मतलब होता है क्लासिफिकेशन। तो टाइप कैसे हैं, हमारा जो इंसुलिन है वो डायबिटीज मेलाइटस है, सॉरी डायबिटीज मेलाइटस जो है वो कैसे कैटेगराइज किया जा सकता है, अकॉर्डिंग टू द क्लिनिकल स्टेजेज। क्लिनिकल स्टेजेज मतलब रोगी की अवस्था देख करके हम लोग इस डायबिटीज मेलाइटस को क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं। कैसे? इंसुलिन रिक्वायरिंग फॉर, पहला क्लास जो इसमें होता है इंसुलिन रिक्वायरिंग फॉर सर्वाइवल। ये कंडीशन तब होती है जब हमारे पेशेंट के बॉडी में जो है बीटा सेल का डिस्ट्रैक्शन कंप्लीट हो जाता है, यानी हमारा पूरा पूरा बीटा सेल जो है डिस्ट्रॉय हो जाता है, यानी इंसुलिन का सिक्रीशन नहीं होता है, और फिर जो हमारी इंसुलिन है उसका जो एक्शन होता है वो भी डिफेक्टिव हो जाता है। तो अब क्या होता है कि यहाँ पे पेशेंट को लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में ये कंडीशन पहुँचा सकती हैं। अब यहाँ हमें बाहर से क्या होना देना पड़ता है, इंसुलिन की हाई डोज देनी पड़ती है कि ताकि पेशेंट जीवित रहे। यदि इंसुलिन बाहर से नहीं दिया गया तो पेशेंट की जान भी जा सकती है इस कंडीशन में। ठीक है, तो इसे इसलिए हम लोग कहते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। ठीक, दूसरा है इंसुलिन रिक्वायरिंग फॉर कंट्रोल। इसमें क्या होता है साथियों, इसमें जो हमारा इंसुलिन का एक्शन होता है वो डिफेक्टिव होता है, इंसुलिन का सिक्रीशन जो होता है साथियों वो होता रहता है, थोड़ा बहुत डिफेक्टिव होता है लेकिन वो होता रहता है, हमारे बॉडी में इंसुलिन सिक्रीशन होता है, लेकिन बाहर से हम लोग दे देते हैं कि ताकि ये जो कम इंसुलिन है वो बढ़ जाए और अपना फंक्शन प्रॉपर कर सके। ठीक है, तो वो इंसुलिन रिक्वायरिंग फॉर कंट्रोल हो गया। अब हमारा तीसरा है नॉन इंसुलिन रिक्वायरिंग। ये ऐसा कंडीशन होता है साथियों जब हम लोग क्या करते हैं, मान लो कोई बंदा है वो क्या करे, बहुत ज़्यादा ग्लूकोज ले रहा है, बहुत ज़्यादा ग्लूकोज, पूरा एक ग्लूकेगान डी जो आता है, ग्लूकान डी जो आता है उसका पूरा एक पैकेट ही एक बार में घोल करके पी गया। तो अब आप जब बहुत ज़्यादा ग्लूकोज ले लेंगे तो हमारे बॉडी में तो एक लिमिट तक ही इंसुलिन सिक्रेट होता है। अब जब आप उससे ज़्यादा ग्लूकोज ले लिए हैं तो हमारा इंसुलिन कम हो जाएगा, और इंसुलिन कम हो जाएगा तो उसका फंक्शन प्रॉपर नहीं हो पाएगा। इस कंडीशन में क्या होगा, हमारा जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो हाई रहेगा। इंसुलिन तो काम कर रहा है, एक्शन भी उसका है, काम सही से कर भी रहा है और वो सही से सिक्रीट भी हो रहा है प्रॉपर वे में, लेकिन क्या है ग्लूकोज का बहुत ज़्यादा लेवल आपने बढ़ा रखा है, इसलिए वो क्या है यहाँ पे हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, और ये कंडीशन होती है डायबिटीज मेलाइटस की। तो ये कुछ टाइम बाद अपने आप धीरे धीरे हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या हो जाता है, लो डाउन हो जाता है और नॉर्मल कंडीशन पर आ जाता है। इसमें हमें किसी प्रकार की कोई मेडिकेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक, अब हम लोग देखेंगे अकॉर्डिंग टू इटियोलॉजी। क्लासिफिकेशन जो है हमारे डायबिटीज मेलाइटस का अकॉर्डिंग टू इटियोलॉजी, यानी काजेज के अनुसार कौन कौन से ऐसे काजेज हैं जिसके कारण हमारा डायबिटीज मेलाइटस क्या होता है, प्रोड्यूज होता है। ठीक है, प्रोड्यूज होता है। तो क्या है इटियोलॉजी कैरेक्टर, यानी जो कारक हैं वो बेस्ड ऑन इटियोलॉजी डायबिटीज मेलाइटस कैन बी क्लासिफाइड है। जो हमारा डायबिटीज मेलाइटस है वो इटियोलॉजी के बेसिस पे कैसे क्लासिफाइड किया गया है वो देखेंगे। उसके इस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो हमारा डायबिटीज है वो दो कैटेगरी में डिवाइड होता है, टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। तो हम लोग अब पहली बार देखेंगे टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस, जिसे कहते हैं टाइप 1 डीएम। डीएम का मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं होता है साथियों, यहाँ पे हमारा डायबिटीज मेलाइटस होता है। ठीक है, वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हम लोग नहीं पढ़ेंगे, वो हमारे जो साथी लोग इतिहास भूगोल पढ़ते हैं या वनडे कम्पिटिटिव एग्जामों की तैयारी करते हैं उनके लिए होता है डीएम का मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। लेकिन हमारे लिए, हम फार्मेसी डिपार्टमेंट से, तो हमारे लिए डीएम का मतलब होगा डायबिटीज मेलाइटस। ठीक, दिस टाइप ऑफ डीएम यानी डायबिटीज मेलाइटस कैन बी कैरेक्टराइज्ड बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल। टाइप 1 में क्या होता है साथियों, टाइप 1 डायबिटीज में इसमें जो हमारा बीटा सेल होता है पैंक्रियाज के आइलिड्स ऑफ लैंगरहैंस का, वो क्या हो जाता है, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है, यानी उसका डिस्ट्रक्शन हो जाता है। दस इस प्रकार से इंसुलिन रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल। अब क्या होगा, जब बीटा सेल ही डिस्ट्रॉय हो गई तो इंसुलिन बनेगा नहीं, इसलिए हमें इंसुलिन बाहर से लेने की आवश्यकता पड़ जाती है। ठीक है, किसके लिए, सर्वाइवल, जीवित रहने के लिए हमें बाहर से इंसुलिन लेना पड़ता है। दिस टाइप ऑफ इंसुलिन
प्रीवियसली रेफर्ड एज इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज। क्या हुआ कि ये प्रारंभ में साथियों इस प्रकार का जो डायबिटीज था प्रारंभ में क्या कहलाता था, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज कहलाता था। अब हमारा जो टाइप 1 डायबिटीज है साथियों वो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। टाइप 1 डायबिटीज खुद 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। ए है उसका पार्ट ए, टाइप 1 इम्यून मीडिएटेड डीएम डायबिटीज मेलाइटस। इसमें क्या होता है, इम्यून मीडिएटेड शब्द से ही पता चलता है कि इसमें हमारा इम्यून सिस्टम इन्वॉल्व होगा। इसमें क्या होता है साथियों, हमारे बॉडी के अंदर हमारा इम्यून सिस्टम जो है ऐसी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है जो कि हमारे ही पैंक्रियाज के बीटा सेल को क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, मतलब ख़त्म कर देता है। ठीक है, अब जब हमारे ही बीटा सेल को वो मार रहा है हमारा इम्यून सिस्टम, तो उसे हम कहते हैं इम्यून मीडिएटेड डायबिटीज मेलाइटस। अब इससे क्या होगा साथियों कि हमारे अंदर बीटा सेल की कमी हो जाएगी, यानी ख़त्म हो जाएगा बीटा सेल, तो हमारे अंदर इंसुलिन का सिक्रीशन भी नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए इसे कहते हैं इट इज़ आल्सो कॉल्ड इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। और ये कब स्टार्ट होता है, हमारे बचपन में ही स्टार्ट हो जाता है, बच्चों में ये ज़्यादातर देखा गया है। जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज, जो ये हमारा डायबिटीज टाइप 1 इम्यून मीडिएटेड डायबिटीज है, ये हमारे जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज कहलाते हैं, यानी हमारे बच्चों में होता है। ठीक है, टाइप 1 इडियोपैथिक डायबिटीज मेलाइटस, ये क्या है टाइप 1, इसमें क्या होता है साथियों, इसमें जो काज होता है डायबिटीज मेलाइटस का वो पता नहीं चलता। और इसमें यह भी है कि हमारा ऑटो इम्यून सिस्टम भी इन्वॉल्व नहीं होता बीटा सेल के डिस्ट्रक्शन में, बल्कि बीटा सेल का डिस्ट्रक्शन पता नहीं किस कारण से होता है, किसी को यह पता ही नहीं चलता। ठीक, अब हम लोग देखते हैं टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस क्या होता है साथियों। दूसरा हमारा क्लास जो है टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस, दिस इज काज्ड बाई डिसऑर्डर्स ऑफ इंसुलिन एक्शन। ये जो डायबिटीज मेलाइटस है वो काज होता है कैसे, जब हमारा इंसुलिन जो है वो प्रॉपरली अपना एक्शन शो नहीं कर पाता, यानी इंसुलिन का रिसेप्टर में अल्टरेशन हो जाए या इंसुलिन जो बनी है उसके स्ट्रक्चर में क्या हो जाए, अल्टरेशन हो जाए। इट इज आल्सो कॉल्ड नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस और एडल्ट अनसेट डायबिटीज भी कहलाता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे साथियों काजेज क्या हैं, कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिनके कारण डायबिटीज मेलाइटस होने के जो चांस हैं वो बढ़ जाते हैं, ऐसे कौन कौन से कारण हैं। तो पहला जो हमारा कारण है साथियों उसमें क्या है, जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर का मतलब हुआ ऐसे फैक्टर जो हमारे जीन लेवल पे जा कर के हमारे जीन को अल्टर कर देते हैं, और जब जीन हमारा अल्टर हो जाता है तो उसी प्रकार से हमारे जीन के अनुसार ही हमारा मैसेंजर आरएनए बनता है, और जैसा मैसेंजर आरएनए बनेगा उसी प्रकार से हमारा प्रोटीन बनेगा, और जैसा प्रोटीन बनेगा उसी हिसाब से हमारा बॉडी फंक्शन भी परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो पहला जो है जेनेटिक फैक्टर में जेनेटिक डिफेक्ट ऑफ बीटा सेल फंक्शन, क्या हो जाए कि जो हमारा बीटा सेल है उसके जेनेटिक यानी जीनोम में क्या हो जाए, उसके जीनोम में अल्टरेशन हो जाए। अब जीनोम में हमारे बीटा सेल के अल्टरेशन हो गया तो हमारा बीटा सेल अब प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेगा, हो सकता है वो इंसुलिन की जगह पे कुछ और बनाने लगे। ठीक है, तो ये जेनेटिक डिफेक्ट आ जाए हमारे बीटा सेल में। दूसरा है म्यूटेशन इन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए पाए जाते हैं वो हमारे माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहलाते हैं, उसमें क्या हो जाए, म्यूटेशन हो जाए। ठीक है, तीसरा जो है जेनेटिक डिफेक्ट इन इंसुलिन एक्शन। अब यह जेनेटिक डिफेक्ट इन इंसुलिन एक्शन मतलब साथियों ये हो सकता है कि जो हमें इंसुलिन बनी है, हमें इंसुलिन प्राप्त हुई है, उसके स्ट्रक्चर में अल्टरेशन हो जाए, क्योंकि जो जीन बनी थी वो अल्टर जीन थी, यानी जो जीन बनी उसमें क्या था, अल्टरेशन था, तो उसी के हिसाब से इंसुलिन बनेगा। अब जब अल्टर इंसुलिन बनेगा तो उसका एक्शन प्रॉपर थोड़ी होगा, है ना, प्रॉपर नहीं हो पाएगा, तो उसका एक्शन क्या हो गया, डिफेक्टिव हो गया। दूसरा है हमारा इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर में पहला कंडीशन है ओबेसिटी एसोसिएटेड विथ मॉडर्न लिविंग स्टैंडर्ड। ओबेसिटी यानी मोटापा भी हमारा एक काज है इसके लिए। ठीक है, हमारे डायबिटीज मेलाइटस के लिए, या स्टडी अर्बन माइग्रेशन, या फिर एक शहर में ही स्थिर हो जाना, मतलब घर से बाहर ही ना निकलना, रूम के अंदर बैठे रहो, खाओ पियो बैठे रहो, खाओ पियो बैठे रहो, तो वो भी हमारे डायबिटीज मेलाइटस के चांस को बढ़ा देता है। लाइफ स्टाइल चेंजेज, हम लोग जो दैनिक जीवन है, जैसे दिनचर्या कहते हैं, दैनिक दिनचर्या, उसमें चेंज कर देते हैं। कैसे, कुछ लोग शौक के मारे क्या पीने लगे,
एल्कोहल पीने लगे, यानी एल्कोहल कंज्यूम करने लगे, बहुत ज़्यादा एल्कोहल लेंगे आप तो क्या होगा, डायबिटीज मेलाइटस का चांस जो है साथियों वो बढ़ जाता है। तो इसलिए हमें एल्कोहल नहीं पीना चाहिए, क्योंकि एल्कोहल हमारे लीवर को भी डैमेज करता है, हमारे किडनी को डैमेज करता है, हमें डायबिटीज भी काज करवा देता है। लेकिन लोग मानते नहीं हैं, ठीक है, लोग मानते नहीं हैं, क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, जबकि इसे नहीं कंज्यूम करना चाहिए। फैक्टर विद इन द इंडिविजुअल, अब हम देखेंगे ऐसे फैक्टर जो इंडिविजुअल के अंदर ही होते हैं, किसी किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल में ये फैक्टर्स पाए जाते हैं। प्रेजेंस ऑफ डिजीज सच एज पैंक्रियाटाइटिस, ट्रामा, इन्फेक्शन, पैंक्रियाटिक कार्सिनोमा एंड पैंक्रियाटिक टॉमी। ये क्या है, पैंक्रियाटाइटिस क्या होता है साथियों, इन्फ्लामेशन ऑफ पैंक्रियाज, ट्रामा मतलब चोट लग जाना, इन्फेक्शन हो जाना, या पैंक्रियाटिक कार्सिनोमा का मतलब होता है हमारे पैंक्रियाज में कैंसर का हो जाना, ठीक है। या पैंक्रियाटेक्टोमी क्या होता है, रिमूवल ऑफ पैंक्रियाज, जो अगर हमारे बॉडी से पैंक्रियाज ही निकाल देंगे तो बीटा सेल बचेगा नहीं, अब इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होगा, तब भी हमें डायबिटीज मेलाइटस हो सकता है, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ ऑटो एंटीबॉडी दैट में डिस्ट्रक्ट बीटा सेल, हमारा ऑटो इम्यून सिस्टम जो है, हमारा इम्यून सिस्टम वो खुद ही ऐसी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने लगे जो हमारे बीटा सेल को डिस्ट्रक्ट करें, ये कंडीशन भी डायबिटीज मेलाइटस की तरफ इंडिकेट करता है। डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन प्रोडक्शन, या फिर हमारा बीटा सेल इंसुलिन जो है बहुत कम मात्रा में प्रोड्यूस कर रहा हो, तब भी डायबिटीज मेलाइटस हो सकता है। या एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ हार्मोन, ऐसे हार्मोन जो कि हमारे इंसुलिन के एंटागोनिस्ट हैं, वो उनका सिक्रेशन क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो वो भी हमारा डायबिटीज मेलाइटस काज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि जो है साथियों साइन एंड सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज मेलाइटस, क्या क्या सिम्टम्स और साइन होते हैं हमारे डायबिटीज मेलाइटस को। मान लो किसी पेशेंट को ये डायबिटीज है, तो उसके कौन कौन से सिम्टम्स को देख करके हम बता सकते हैं कि हाँ इसे डायबिटीज हुआ है, ठीक है। तो प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन, जब हम लोग यूरिन टेस्ट करवाते हैं तो यदि उसमें हमारे ग्लूकोज का थोड़ा बहुत भी पार्ट आता है हमारे यूरिन टेस्ट में, तो क्या है, उसे डायबिटीज का चांस है, यानी उसे डायबिटीज हो सकता है। फिर उसके आगे कराते हैं कीटोएसिडोसिस एंड प्रेजेंस ऑफ कीटोन इन यूरिन, और यूरिन टेस्ट में ये देखते हैं कि क्या इसके यूरिन में कीटोन बॉडी तो नहीं है, यदि कीटोन बॉडी जा रहे हैं तो भी इसे डायबिटीज मेलाइटस हो सकता है। पॉलीडिप्सिया, यानी यदि पेशेंट को बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, बार बार प्यास लग रही है, तो ये हमारा डायबिटीज मेलाइटस की तरफ इंडिकेट करता है। पॉलीयूरिया, बार बार पेशाब करना, यानी टॉयलेट बार बार जाना, जैसे हमारे जो एजेड पर्सन होते हैं, हमारे दादाजी लोग जो होते हैं, कभी कभी गांव पे क्या होता है, दादाजी लोग आपस में बात करते हैं, भैया आज हम तो पूरी रात सो नहीं पाए, तो पूछेंगे क्यों, तो वो कहते हैं पूरी रात जग करके कम से कम 20 बार हमें टॉयलेट जाना पड़ा, 20 बार हम यूरिन डिस्चार्ज करने बाहर उठे, ठीक है, इसलिए हम सो नहीं पाए, तो उसे कहते हैं पॉलीयूरिया, बहुत बार बार जो है यूरिन डिस्चार्ज करना। पॉलीफेजिया मतलब बहुत ज़्यादा खाना खाना। अनएक्सप्लेन्ड लॉस ऑफ वेट, लगातार वेट का लॉस होना जिसका कोई कारण ही ना पता चले कि क्यों हमारा वेट लॉस हो रहा है, ठीक। फटीग एंड हेडेक, जल्दी थक जाना, सर दर्द रहना, थकान महसूस होना, पूरे बॉडी में दर्द वगैरह होना, ये सब क्या है, ये डायबिटीज के सिम्टम्स और साइन है। ब्लड विजन, धुंधला दिखाई देना, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे साथियों ट्रीटमेंट क्या है। तो पहला है नॉन फार्मेकोलॉजिकल अप्रोचेज। नॉन फार्मेकोलॉजिकल मतलब क्या होता है, इसमें हमें मेडिसिन की आवश्यकता नहीं होती, हम अपने थोड़े बहुत हैबिट्स को सुधार करके क्या कर सकते हैं, ट्रीटमेंट कर सकते हैं। डाइट, हमें क्या करना चाहिए, इस डाइट में प्रॉपर डाइट लेनी चाहिए, यानी ग्लूकोज वाली चीज़ें हमें कम लेनी चाहिए, पॉलीसेकेराइड वगैरह लेनी चाहिए, ठीक है, और रेसेज वगैरह लेने चाहिए। फिजिकल एक्टिविटी हमें परफॉर्म करनी चाहिए। दूसरा है हमारा फिजिकल एक्टिविटी, यानी हमें एक्सरसाइज वगैरह ज़्यादा करना चाहिए। फिर फार्मेकोलॉजिकल अप्रोच में आप लोग ये फार्मेकोलॉजी में पढ़ेंगे ही साथियों, अच्छे से बताया जाएगा क्या कौन कौन सी मेडिसिन होती है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, इंसुलिन थेरेपी दी जाती है, आप लोग जान ही रहे होंगे। सल्फोनिल यूरिएज दिए जाते हैं, जैसे गिल्बिन क्लेमाइड हो गया, गिल्मीप्राइड हो गया, ठीक है, ये मेडिसिन जो है दी जाती हैं। मेगाग्लिटिनाइड हो गया, ये दी जाती है। ब्यूगोनाइड्स में हमारे मेटफॉर्मिन दिए जाते हैं, मेटफॉर्मिन वगैरह, ठीक है। तो ये सब मेडिसिन दिए जाते हैं किसके लिए, डायबिटीज मेलाइटस को ठीक करने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साथियों। यदि आप लोगों को वीडियो समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो साथियों इस वीडियो को लाइक
शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें साथियों। यदि आप लोगों की कोई क्वेरीज हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, या हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहां पे आप अपनी पूरी की पूरी क्वेरीज का आंसर आप लोग प्राप्त कर सकते हैं साथियों। आपको लोगों को नोट्स चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके वहाँ से आप लोग नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। मैं नोट्स का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और वहाँ टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें ताकि आप लोग वहाँ से बहुत सारे नोट्स, क्वेश्चन वगैरह प्राप्त कर सकें, जो कि हमारे डी फार्मा सेकंड ईयर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। जय हिंद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।